सुप्रभात। आज मैं वाक्य के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। वाक्य का स्वरूप। वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अपने आप में एक महत्वपूर्ण इकाई है। वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी संरचना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाक्य की भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। वर्ण से शब्द की संरचना होती है और शब्द को व्याकरणिक नियमों से युक्त कर देने पे पद और पदों से वाक्य की संरचना होती है। इस प्रकार व्याकरण की दृष्टि से वाक्य अपने आप में सबसे बड़ी संरचना है। भाषा में वाक्य का अपना महत्व है। वाक्य के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। वाक्य के विभिन्न स्तरों पर छोटी बड़ी अनेक संरचनाएं होती हैं, किंतु वाक्य का अपने आप में एक स्वतंत्र भाषाई रूप होता है। वाक्य का पृथक्करण किया जा सकता है। पृथक्करण यानी अलग अलग किया जा सकता है। अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए अथवा किसी से वार्तालाप के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। अर्थात वाक्य अभिव्यक्ति का साधन है, जिससे हम अपने मनोभावों को व्यक्त करते हैं। यद्यपि वाक्य विभिन्न शब्दों और शब्द जो पद के रूप में हो जाता है उसके योग से ही बनता है, तथा प्रत्येक शब्द का अपना अलग अर्थ होता है, किंतु वाक्य में आए हुए सभी शब्द सभी घटक मिलकर एक पूरा विचार प्रकट करते हैं। वाक्य लघु हो सकता है अथवा दीर्घ, यानी छोटे वाक्य भी होते हैं और बड़े वाक्य भी होते हैं, किंतु वह वाक्य अपने विचार या भाव की पूरी तरह से अभिव्यक्ति देता है। वाक्य का अर्थ ही है, वाक्य का लक्षण ही है कि भावों को वह प्रकट करने की क्षमता रखता हो। इस प्रकार वाक्य की परिभाषा हम इस प्रकार से जान सकते हैं कि विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करने का माध्यम वाक्य है। विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाले शब्द समूह को हम वाक्य कहते हैं। ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा अर्थ प्रकट करे वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन खेल रहा है। वाक्य के अब हम जानेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के मुख्य 2 अंग हैं। वाक्य के मुख्य 2 अंग हैं। पहला उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं, इसको जानेंगे। सबसे पहले उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। इसके अंतर्गत
कर्ता तथा उसका विस्तार किया जाता है। जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना दिया। अब यहाँ पे कर्ता है चाणक्य ने, तो वाक्य में चाणक्य ने जो है वह उद्देश्य होगा। ऐसे ही अन्य वाक्य एक लेते हैं कि आकाश में तारे निकल आए, तो आकाश में यहाँ पे कर्ता नहीं है, परंतु आकाश शब्द को हम उद्देश्य के रूप में ले सकते हैं। अर्थात यदि हम दूसरे वाक्य का उदाहरण लें तो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इस वाक्य में खेलने का काम बच्चे कर रहे हैं, इसीलिए बच्चे जो है वह वाक्य का उद्देश्य होगा। अब इसके पश्चात विधेय किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। विधेय क्या है? विधेय उद्देश्य के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है, उद्देश्य यानी कर्ता के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित पद आते हैं। पहला कर्म, दूसरा कर्म का विस्तार, तीसरा क्रिया और चौथा क्रिया का विस्तार, उसके पश्चात पूरक। इतने सारे पद मिलकर पूरे वाक्य की संरचना होती है। अब आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि वाक्य में मुख्य दो अंग, वाक्य के मुख्य दो अंग होते हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। अब कुछ उद्देश्य और विधेय को हम अलग करेंगे। जैसे मैंने कुसुम की बहुत प्रतीक्षा की। अब यहाँ पे मैंने शब्द जो है वह उद्देश्य है, यानी कर्ता। कुसुम की बहुत प्रतीक्षा की, ये हिस्सा कर्म का विस्तार है, इसीलिए यहाँ पे कुसुम की बहुत प्रतीक्षा की कर्म, कुसुम की बहुत प्रतीक्षा की, ये वाक्य का विस्तार हो जाएगा और इसे विधेय कहेंगे। इसके पश्चात एक और उदाहरण लेते हैं। मजदूरों ने काम करके पैसे लिए और घर चले गए। मजदूरों ने, यहाँ पे उद्देश्य होगा मजदूरों ने, और उसके बाद का अंश जो है वह विधेय के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि काम करके पैसे लिए और घर चले गए। इस प्रकार वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब कुछ और उदाहरण लेते हैं जिसके अंतर्गत हम उद्देश्य और विधेय को अलग करेंगे। जैसे सुनीता घूमने चली गई। सुनीता घूमने चली गई, यहाँ सुनीता उद्देश्य है, घूमने चली गई यह अंश विधेय माना जाएगा। भाषा की ये भाषा की
लघुतम इकाई जो किसी भाव अथवा विचार को पूर्णतः व्यक्त करते हैं, वह भाषा की लघुतम इकाई जो किसी भाव अथवा विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें हम वाक्य कहते हैं। इतना स्पष्ट हो गया होगा। अब इसके पश्चात आज हम कुछ वाक्य करेंगे जिससे उद्देश्य और विधेय पूर्णतः स्पष्ट हो जाए। कुछ अन्य अभ्यास के तौर पर वाक्य करेंगे, जैसे कुसुम अध्यापिका है। यहाँ कुसुम शब्द जो है वह उद्देश्य है और अध्यापिका है विधेय। इसी प्रकार एक वाक्य है, बालक कक्षा में पढ़ रहे हैं। बालक कक्षा में पढ़ रहे हैं। यहाँ बालक शब्द उद्देश्य है और कक्षा में पढ़ रहे हैं विधेय है। तीसरा वाक्य है, मजदूरों ने लकड़ियाँ काट दी हैं। मजदूरों ने लकड़ियाँ काट दी हैं। अब मजदूरों ने शब्द जो है वह उद्देश्य माना जाएगा, क्योंकि यह कर्ता है, और लकड़ियाँ काट दी हैं, यह अंश जो है वह विधेय माना जाएगा। एक और वाक्य लेते हैं, छात्रावास में रहने वाले सभी लड़के सिनेमा देखने जा रहे हैं। अब यहाँ पे कर्ता के रूप में, उद्देश्य के रूप में हम ये अंश लेंगे कि छात्रावास में रहने वाले सभी लड़के। यहाँ तक हमें उद्देश्य के अंतर्गत रखना है और सिनेमा देखने जा रहे हैं विधेय के अंतर्गत रखना है। इसके पश्चात अगला वाक्य ले रहे हैं, दशरथ पुत्र राम ने रावण को तीर से मारा। दूसरा वाक्य है, दशरथ पुत्र राम ने रावण को तीर से मारा। तो यहाँ पे कर्ता का अंश है दशरथ पुत्र राम ने। इतना अंश उद्देश्य है, क्योंकि राम ने कर्ता है और दशरथ पुत्र उसी का विस्तार। और इस पर अगला है, इसका विधेय है, रावण को तीर से मारा। अब अगला वाक्य है, विद्यालय के बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। विद्यालय के बच्चे, ये अंश उद्देश्य है, और मैदान में खेल रहे हैं विधेय है। नौकर खाना बना रहा है। अब आप इसमें समझ गए होंगे कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। उद्देश्य है यहाँ पे नौकर और विधेय है खाना बना रहा है। इसी तरह से एक अन्य वाक्य है, गीता किताब पढ़ रही है। यहाँ गीता शब्द जो है वह उद्देश्य है और किताब पढ़ रही है शब्द जो है वाक्य को जो पूर्णता प्रदान कर रहा है वह है विधेय। मैं दिल्ली में रहने वाली एक सहेली को मिली थी। मैं दिल्ली में रहने वाली एक सहेली को मिली थी। अब इस वाक्य में देखते हैं कि कौन सा उद्देश्य है और कौन सा अंश विधेय है। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि मैं शब्द जो है वह उद्देश्य के अंतर्गत आएगा और दिल्ली में रहने वाली एक सहेली को मिली थी, ये अंश विधेय के अंतर्गत आएगा। अब एक वाक्य और लेते हैं, रेखा ने कुसुम को अपनी साथी चुना।
फिर से यह वाक्य दोहरा रहे हैं कि रेखा ने कुसुम को अपना साथी चुना। इस वाक्य में क्या होगा? उद्देश्य और कौन सा कौन सा हिस्सा जो है विधेय होगा? चलिए फिर से बताते हैं। इस वाक्य में रेखा ने उद्देश्य है और कुसुम को अपना साथी चुना विधेय है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद, जैसा कि हम जानते हैं कि वाक्य कई प्रकार के होते हैं। कि जैसे कभी हम बोलते हैं बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और कभी ये बोलेंगे कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। कभी ऐसे अपने भाव को व्यक्त करते हैं कि क्या बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो ये तीनों चारों जो वाक्य हैं ये अलग अलग प्रकार के हैं। इस दृष्टि से वाक्य के कई भेद माने गए हैं। वाक्य के भेद के दो आधार हैं। सर्वप्रथम हम वाक्य के भेद के आधार जानेंगे। वाक्य के भेद के दो आधारों में पहला है अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद, और दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य का भेद। सर्वप्रथम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद जानेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद करने के लिए अर्थ की दृष्टि से हम वाक्य को अलग अलग भागों में बांटते हैं, और रचना के आधार पर भेद के बारे में जानने के लिए रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार को जानेंगे। सर्वप्रथम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में जानेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद हैं। अर्थ के आधार पर मुख्य रूप से 8 भेद हैं। वाक्य के 8 भेद हैं। सबसे पहले है सबसे पहला भेद है अर्थ के आधार पर कथनात्मक यानी विधानवाचक वाक्य। दूसरा है भेद नकारात्मक वाक्य, यानी इसको निषेधात्मक वाक्य भी कहा जाता है। तीसरा भेद है आज्ञार्थक वाक्य, यानी विधिवाचक वाक्य इसका दूसरा नाम है। चौथा भेद है वाक्य का अर्थ की दृष्टि से प्रश्नवाचक वाक्य। अगला भेद है इच्छावाचक वाक्य। छठा भेद है संदेहवाचक वाक्य, और सातवां भेद है विस्मयादिबोधक वाक्य। आठवां भेद है संकेतवाचक वाक्य। तो ये हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। फिर से इसको दोहराते हैं। सबसे पहले विधानवाचक वाक्य, जिसे कथनात्मक या विधिवाचक कहते हैं, वाक्य भी कहते हैं। दूसरा है नकारात्मक अथवा निषेधात्मक वाक्य। तीसरा है आज्ञार्थक अथवा विधिवाचक, इसका दूसरा नाम है। उसके बाद है प्रश्नवाचक वाक्य। इसके बाद इच्छावाचक वाक्य। उसके बाद अगला वाक्य है संदेहवाचक वाक्य, और उसके पश्चात है विस्मयादिबोधक वाक्य, और अंतिम 8वां भेद है संकेतवाचक वाक्य। तो सर्वप्रथम
कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य के बारे में जानते हैं। कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य क्या होता है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कथनात्मक वाक्य मतलब कथन के माध्यम से, जिसमें हम किसी प्रकार की बात कहते हैं। सामान्य कथन जिसमें हम करते हैं। नाम से ही यहाँ स्पष्ट है कि कथन से युक्त जो वाक्य है अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति अथवा अवस्था का जिसमें बोध होता है या बोध कराने वाले जो वाक्य होते हैं, उसे कथनात्मक या सकारात्मक वाक्य, इसका एक दूसरा भी नाम है। कुछ उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करते हैं इस वाक्य को। जैसे कि पहला वाक्य है, एक वाक्य आप लीजिए, आप देखिए इस वाक्य को। सूर्य पूर्व से उदय होता है, ये एक कथन है। दूसरा है, मैं कल लखनऊ गया था, ये भी एक कथन है, सकारात्मक कथन है। तो इसके दो कथनात्मक वाक्य कहते हैं, विधानवाचक वाक्य कहते हैं, एवं इसको सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। अब इसके पश्चात कुछ और उदाहरण है। जैसे मैं कल लखनऊ गया था। उसके पश्चात अगला उदाहरण है, जनता ने नेताजी का स्वागत किया। जनता ने नेताजी का स्वागत किया। अगला वाक्य है, छात्राएं नृत्य कर रही हैं। छात्राएं नृत्य कर रही हैं। अगला वाक्य है, उसकी पत्नी अपना कार्य स्वयं करती है। उसकी पत्नी अपना कार्य स्वयं करती है। अगला वाक्य है, मेरी माता जी बहुत बीमार हैं। मेरी माता जी बहुत बीमार हैं। अगला वाक्य है, रेखा अध्यापिका है। रेखा अध्यापिका है। अब इन वाक्यों के माध्यम से हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि इन वाक्यों में सकारात्मकता है। वाक्य में सकारात्मकता का भाव प्रकट होता है, इसी कारण ये सकारात्मक वाक्य कहे जाते हैं। इसके अन्य नामों में से एक नाम कथनात्मक वाक्य है, और इसके अलावा इसे विधानवाचक या विधिवाचक वाक्य भी कहते हैं। अगला वाक्य इसी का एक दूसरा स्वरूप है, लेकिन उसमें निषेध का भाव झलकता है। इसीलिए इसका नाम निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य भी है। जब हम किसी वाक्य को पढ़ते हैं और उन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध या न होने का बोध होता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जब फिर से हम इस की परिभाषा दोहराते हैं। जब हम किसी वाक्य को पढ़ते हैं और उसमें किसी कार्य के न होने या निषेध होने का बोध होता है, तो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इसे नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है, यानी इसका एक दूसरा नाम भी है नकारात्मक वाक्य। इन वाक्यों से कथन का निषेध पता चलता है। इन वाक्यों से कथन के न होने का भाव इस वाक्यों में
इस वाक्यों के कथन में न होने का, किसी कार्य के न होने का भाव स्पष्ट होता है। सामान्यतः हिंदी में सकारात्मक वाक्यों में नहीं, नकारात्मक वाक्यों में नहीं, न, मत आदि लगाकर नकारात्मक वाक्य बनाए जाते हैं। अर्थात नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सकारात्मक वाक्य में यदि नहीं, न और मत आदि लगाकर फिर से उसकी रचना करें तो वह नकारात्मक वाक्य बन जाएगा। जैसे अगर सकारात्मक वाक्य यदि है कि तुम खेलने जाओ, तो इसका नकारात्मक बन जाएगा तुम खेलने मत जाओ। अगला वाक्य है तुम स्कूल जाओ। अब इसको नकारात्मक यदि बनाएंगे तो हो जाएगा तुम स्कूल मत जाओ। इसका अन्य उदाहरण है माला खेलेगी, और इसको नकारात्मक यदि बनाते हैं तो हो जाएगा माला नहीं खेलेगी। इसी प्रकार एक वाक्य है मैं आज नहीं लिखूँगा। इसको यदि ये नकारात्मक वाक्य है। अब इसको यदि सकारात्मक में परिवर्तित किया जाए तो बनेगा मैं आज लिखूँगा। आज हिंदी के शिक्षक ने कक्षा नहीं ली। ये वाक्य है। ये जैसा कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये कौन सा वाक्य है? स्पष्ट नहीं शब्द से ही स्पष्ट हो गया होगा कि ये नकारात्मक वाक्य है। आज हिंदी के शिक्षक ने कक्षा नहीं ली। एक और वाक्य है यहाँ पे अब एक वाक्य है अब वह नहीं मिलेगा। अब वह नहीं मिलेगा। नहीं शब्द के प्रयोग होने के कारण ये वाक्य निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। नहीं शब्द के प्रयोग के कारण ये वाक्य निषेधात्मक हो जाएगा। वाक्य के अन्य भेदों के बारे में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।